आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली में आप कांग्रेस के बीच डील पक्की, 4-3 के हिसाब से होगा सीटों का बंटवारा। कार्यक्रम पहले से तय, ममता ने इंडिया गठबंधन की आज की बैठक से किया किनारा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, पीएम मोदी के समर्थन में आए तमिलनाडु मठ के शंकराचार्य। गठबंधन को धोखा दे रही कांग्रेस, बैठक टलने पर सपा ने साधा निशाना। बिहार में कपकपाने वाली ठंड, जानिए खतरनाक शीतलहरी से कब मिलेगी राहत। इजराइल की भीषण बमबारी, जान बचाने के शहर में मची अफरा तफरी। पाकिस्तान को किसने दिया $70 करोड़ का चेक, अब इसका क्या करेगा कंगाल मुल्क। मूवी रिव्यू, कैसी है कैप्टन मिलर की कहानी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, ध्रुव जुरैल की सरप्राइज एंट्री, ईशांत शमी बाहर। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। इसी बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को एक अहम बैठक की। बैठक में दिल्ली को लेकर आप और कांग्रेस में गठबंधन पक्की मानी जा रही है। दिल्ली में एक पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि दूसरी 3 सीटों पर। दिल्ली में लोकसभा के कुल 7 सीट है। हालांकि अभी यह तय करना है कि कौन सी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और कौन सी पार्टी दिल्ली की 3 सीटों पर चुनावी ताल ठोकेगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस बात पर भी कोई सहमति नहीं हुई है कि कौन सी पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। आप नेता राघव चड्ढा ने इस बैठक को सकारात्मक बताया है। वहीं सूत्रों ने बताया कि जहां तक दिल्ली में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन का सवाल है, तो कोई दिक्कत सामने नहीं आई है। अगर बात पंजाब की करें तो वहां गठबंधन की राह आसान नजर नहीं आ रही है। आप और कांग्रेस राजनीति में एक दूसरे की प्रतिद्वंदी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होने की जरूरत का महत्व भी समझती है। हालांकि दोनों पार्टियां लगातार इस बात पर जोर दे रही हैं कि वे पंजाब की सभी सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां पंजाब में अपना राजनीतिक दबदबा बढ़ाने के साथ ही इस उम्मीद में भी है कि चुनाव के परिणाम उनके पक्ष में होंगे। इसलिए पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार 13 जनवरी को होने वाली इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में शामिल नहीं होंगे। शुक्रवार 12 जनवरी को सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक बैठक के न्योते के जवाब में टीएमसी ने कांग्रेस को बताया है कि ममता बनर्जी का पहले से कार्यक्रम तय है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी इस बात से नाराज है कि कांग्रेस ने बैठक की जानकारी बहुत देर से दी। विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों के शीर्ष नेता अलायंस को मजबूत करने, सीट बंटवारे पर रणनीति बनाने और समूह का संयोजक तय करने पर निर्णय लेने के लिए चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन के संयोजक के रूप में जेडीयू नीतीश कुमार को देखना चाहती है और ज्यादातर पार्टियों के नेता इससे सहमत है, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, न ही अभी तक उनकी इस बारे में सहमति मिली है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर चारों प्रमुख पीठ के शंकराचार्य एकमत नजर नहीं आ रहे हैं। ज्योतिष और गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जहां इस समारोह का विरोध कर रहे हैं, तो श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य कार्यक्रम का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। अब इन 4 प्रमुख पीठों से अलग चलने वाला कांची कामकोटी पीठ और उसके शंकराचार्य भी इसके समर्थन में आ गए हैं। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कांची कामकोटी मठ के शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती स्वामीगल ने शुक्रवार 12 जनवरी को कहा कि पीठ काशी में यज्ञशाला मंदिर में 22 जनवरी के कार्यक्रम को चिन्हित करने के लिए 40 दिवसीय पूजा कार्यक्रम आयोजित करेगी। यह पूजा कार्यक्रम 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ होगा और 40 दिनों तक चलेगा। शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती स्वामीगल ने कहा, भगवान राम के आशीर्वाद से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा। हमारी काशी स्थित यज्ञशाला भी भव्य आयोजन के साथ 40 दिनों तक विशेष पूजा करेगी। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को होने वाली बैठक टलने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। सपा ने कांग्रेस पर बेईमानी और धोखेबाजी का आरोप लगा तंज कसा है और बाद में पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। साथ ही गठबंधन की सीटों के लिए पैनल घोषित कर दिया है। अब यह पैनल ही इंडिया गठबंधन में
सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल बातचीत करेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर पैनल बनाने की जानकारी दी है। इस पैनल में सपा महासचिव राम गोपाल यादव शामिल है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद जावेद अली, विधायक संग्राम सिंह यादव, पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह भी इस पैनल में शामिल हैं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की तरफ से ट्वीट किया गया। इसमें कहा गया, कांग्रेस पार्टी खुद बेईमानी और धोखेबाजी पर उतारू है। कांग्रेस की इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस ने खुद 3 राज्य भाजपा की झोली में डाल दिए। अब कांग्रेस लोकसभा में भी गठबंधन और सहयोगी दलों के साथ गंभीर नहीं है, बल्कि गठबंधन को धोखा देकर जनता को धोखा दे रही है। बिहार में फिर से शीतलहरी से ठंड बढ़ गई है। शुक्रवार की सुबह से पछुआ हवा चलने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। शीतलहरी और कड़ाके की ठंड के कारण लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अनूप कुमार चौबे के अनुसार बिहार में 15 जनवरी तक कोल्ड डे जारी रहेगा। मकर संक्रांति पर भी काफी ठंड रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। उन्होंने बताया कि अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और गिरावट होने की संभावना है। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में 15 जनवरी तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में घने कोहरे के चलते येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि दिन में धूप निकलने से ठंड का प्रभाव कुछ कम रहेगा, लेकिन सुबह और शाम को भीषण ठंड लोगों को परेशान करती रहेगी। बिहार में 13 से 15 जनवरी के बीच कड़ाके की ठंड बढ़ने की संभावना है। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से जंग चल रही है। बीच में 6 दिनों का सीज फायर हुआ था, लेकिन इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों में हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना ने गाजा में कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है। इजराइल आर्मी की ओर से हुई बमबारी ने लोगों की दहशत को और बढ़ा दिया है। बड़ी संख्या में लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा में एक बार फिर से ब्लैकआउट हो गया। इजराइल की ओर से हुई भारी बमबारी के बाद यहां सभी इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक गाजा में टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटरों ने शुक्रवार को इस ब्लैकआउट की रिपोर्ट दी है। एजेंसियों ने कहा है कि वे गाजा पट्टी में अपनी टीमों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। गाजा में प्रमुख ऑपरेटर पलटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में अपनी कम्युनिकेशन और नेटवर्क सर्विस के ठप होने की पुष्टि की। गाजा स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक गाजा पर इजराइल की बमबारी में कम से कम 23,708 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान को एक बड़ी राहत मिली है। $70 करोड़ का बेल आउट फंड चेक की मंजूरी मिल चुकी है, जो पड़ोसी मुल्क की अर्थव्यवस्था में बड़ी मदद कर सकता है। नकदी की समस्या से जूझ रहे इस देश को यह फंड ऐसे समय पर मिला है जब यहां अगले महीने चुनाव होने वाला है। उम्मीद है कि इस फंड से उस मुल्क की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार होगा। पाकिस्तान को किसने दिया ये फंड? डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के साथ पहली समीक्षा पूरी हो चुकी है। आईएमएफ ने आर्थिक सुधार कार्यक्रम की पहली समीक्षा पूरी करने के बाद मौजूदा 3 अरब अमेरिकी डॉलर बेल आउट पैकेज के तहत 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर लोन की किस्त मंजूर कर दी है। वॉशिंगटन स्थित आईएमएफ ने एक मिशन के तहत पाकिस्तान के जुलाई से सितंबर 2023 के दौरान देश की इकोनॉमी परफॉर्मेंस की समीक्षा की। इसके तुरंत बाद आईएमएफ ने 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वितरण की मंजूरी दी है, जिससे स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत कुल वितरण 1.9 अरब डॉलर हो गया है। गौरतलब है कि आईएमएफ की ओर से 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर की शुरुआत किस्त जुलाई 2023 में जारी की गई थी। अन्य 2 किस्त समीक्षा के बाद जारी की जानी थी, जिसमें पहली पूरी हो चुकी है और दूसरी सितंबर में पूरी की जाएगी। अंग्रेजों के खिलाफ न जाने कितने क्रांतिकारियों ने जंग लड़ी, लेकिन उससे पहले भी देश के तमाम गरीब लोग अपने हक के लिए जंग लड़ रहे थे। जात पात के नाम पर उन पर न जाने कब से अत्याचार होते आ रहे थे और उनका शोषण किया जा रहा था। अपने पुरखों द्वारा कही गई कहानियों में वे सुनते आए थे कि एक खुद भगवान उनके दुख दूर करने के लिए आएंगे, और अब उन्हें कहानियों के सच होने का इंतजार था। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान घटित इस फिल्म की कहानी तमिलनाडु के एक ऐसे गांव की है जहां के राजाओं ने सैकड़ों सालों से
मंदिर को बनाने वाले मजदूरों के परिवारों से उसमें प्रवेश का अधिकार छीन रखा है। उन पर तमाम जुल्म भी ढाए जाते हैं। ऐसी जिंदगी से निराश होकर एक गरीब युवा ईशा अंग्रेज फौज में भर्ती हो जाता है ताकि उसे इज्जत मिल सके। फौज में उसे सिपाही मिलर का नाम मिलता है, लेकिन फौज में जब उसे अपने ही देशवासियों पर गोली चलानी पड़ती है तो वह अंग्रेज अफसर की हत्या करके बागी बन जाता है। वह अपना नाम कैप्टन मिलर रख लेता है, जिस पर 10,000 का इनाम है। इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि उसे अपने गांव वालों की खातिर अंग्रेजों के खिलाफ एक और जंग लड़ने का मौका मिलता है। क्या कैप्टन मिलर अपने इस जंग में कामयाब हो पाया? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घरों में जाना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शुरुआती 2 मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने शुक्रवार को 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे। भारतीय टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल का भी नाम शामिल किया गया है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और विकेटकीपर ईशान किशन टीम का पार्ट नहीं है। शमी को क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान इंजरी हुई थी, जिससे वह अब तक उभर नहीं पाए हैं।